हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू एसक्यू डिजिटल लर्निंग क्लासेस। मैं शिवराज सिंह कृषि विज्ञान संकाय। आज मैं आपको बीएससी प्रथम सेमेस्टर के लेक्चर एग्रोफॉरेस्ट्री के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जो इस प्रकार से है। एग्रोफॉरेस्ट्री भी बोल सकते हैं, और एक प्रकार से पहले मैं आपको एग्रोफॉरेस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि एग्रोफॉरेस्ट्री क्या कहलाता है। एग्रोफॉरेस्ट्री जैसे हमें नेम से ही पता चल रहा है कि एग्रोफॉरेस्ट्री मीन्स होता है, जैसे एग्रो मीन्स होता है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री मीन्स होता है ट्रीज, ठीक है। तो एक ऐसा तरीका जिसमें हम कृषि के साथ में जो हमारी बाउंड्रीज वगैरह होती है या फील्ड के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे हम ट्री को लगाते हैं, ठीक है, और उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल चीज़ें हमें एनवायरमेंटल बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं, उसे हम एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं। और इसी सब को मिला करके हम बोलते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम, जिसकी डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं जैसे एग्रोफॉरेस्ट्री इज़ नॉट ए न्यू सिस्टम और कंसेप्ट, द प्रैक्टिस इज़ वेरी ओल्ड एज, जैसे देखेंगे प्लान्ड ऑलरेडी, what the term is definitely new, people raised together trees, crops and animals traditionally on the same farm। जैसे हमें एक नॉर्मल सा एक पैरा है, इसमें जैसे कहा गया है कि एग्रोफॉरेस्ट्री एक नया कंसेप्ट नहीं है, इसको प्राचीन समय से जो हमारे फार्मर्स होते हैं उसको यूज करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो एग्रोफॉरेस्ट्री टर्म है ये नया आया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसकी कुछ आपके एग्रीकल्चर के जो विद्वान हुए उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी, जैसे किंग एंड चैंडलर ने दी है, जैसे एग्रोफॉरेस्ट्री इज सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम विच इंक्रीजेज द ओवरऑल यील्ड ऑफ द लैंड, कंबाइन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड फॉरेस्ट प्लांट एंड या एनिमल्स simultaneously या sequentially on the same unit land applies management practices that are compatible with the cultural practice of the local population। कहने का मतलब है कि इन्होंने ये बताया है कि आपका जो एक ऐसा एग्रोफॉरेस्ट्री एक ऐसा सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, इस प्रकार हम क्या कहते हैं लैंड मैनेजमेंट करें। जैसे कोई भी जैसे एक छोटा किसान है, पुराने समय में क्या होता था, वो क्या करता, उसके पास कुछ एनिमल्स भी होते थे, कुछ ट्रीज वगैरह होते थे, और ट्रीज को और क्रॉप्स को लगाकर एक साथ ही रखते थे, या उसको कैसा उनका तरीका कैसा है, सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब उसको हम लगातार यूज करते चले जाएं, ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक इस प्रकार की प्रैक्टिस को कहेंगे हम एग्रोफॉरेस्ट्री। आगे एक और PKR नायर आए हैं, जो अपने भारत से ही है, केरल से हैं। इन्होंने भी एग्रोफॉरेस्ट्री में एक एन इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री एक बुक लिखी है, जिसमें इन्होंने एग्रोफॉरेस्ट्री का ओवरऑल जो फाउंडेशन होता है उसके बारे में बताया है। आप कहीं भी आप एग्रोफॉरेस्ट्री के बारे में आप पढ़ेंगे तो PKR नायर के में की जो बुक्स है उसमें आपको जो उसका जो आधार है, बेस है, वो आपको देखने को मिलेगा। कोई भी अगर इसकी रिसर्च करे या कोई भी बुक्स लिखे या कुछ, तो इनकी इस बुक्स के बिना कोई सोच भी नहीं सकता है। तो इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी जो इस प्रकार से है। इन्होंने जैसे डिफाइंस एग्रोफॉरेस्ट्री एज ए लैंड यूज सिस्टम दैट इंटीग्रेटेड ट्रीज, क्रॉप्स एंड एनिमल्स इन ए वे that is scientifically sound, ecologically desirable, practically feasible and socially acceptable to the farmers। इन्होंने ये बताया कि एग्रोफॉरेस्ट्री एज ए लैंड यूज सिस्टम एक लैंड यूज सिस्टम है, इंटीग्रेट, इसमें साथ में ट्रीज, क्रॉप्स एंड एनिमल्स को लिया गया है, और इसको एक साइंटिफिकली तरीके से लिया है। इकोलॉजिकली जो होना चाहिए, प्राकृतिक इकोलॉजिकली हो जाए, नेचुरली होना चाहिए, और डिजायरेबल प्रैक्टिकली होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, एंड साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल, सोशली एक्सेप्टेबल, मतलब जो हमारा सोशल है, समाज है, उसके द्वारा एक क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जैसे आगे बताया गया था सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, जैसे इसको हम लगातार इसको यूज करें और ये हमारे लिए कोई नुकसानदेह ना हो। आगे हम चर्चा करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, आपको दिख रहा है सामने एक क्रॉप लगी है, जैसे साफ नहीं दिख रहा है, तो इसमें देखेंगे जैसे गेहूं लगा है
बगल में जैसे कुछ पॉपुलर के ट्रीज वगैरह लगाए गए हैं। तो इससे क्या होता है कि जो किसान है वो क्या कर रहा है, खेती तो कर रहा है, साथ में कुछ ट्रीज वगैरह भी ले रहा है, जिससे क्या होता है उसको एक्स्ट्रा आय होती है। जैसे आजकल देखेंगे तो मोदी जी ने कहा है कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। तो दुगनी करने से क्या होगा, हमें दुगनी से ये तो थोड़ी ना होगा कि हम उनको किसानों को सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर दें। हमें उनको ऐसे तरीके, ऐसी टेक्निक्स एग्रीकल्चर में कुछ नए चीज़ें लानी पड़ेंगी जिससे किसान उनको अप्लाई करें अपने फील्ड में और उनको लगातार इनकम प्राप्त हो। आगे देखेंगे जैसे आप देख रहे हैं कि इससे भी जैसे उधर क्या होता है कि रो में लगाया गया, इसमें क्या है कुछ साइड में पेड़ लगाए, तो इस प्रकार से एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम भी हमें देखने को मिलते हैं। आगे कुछ और बताए गए हैं हिली एरियाज में कैसे खेती करते हैं, तमाम तरीके इसमें कुछ जगह जैसे आपका इधर आपका पूर्व में होता है, पूर्व में क्या कहते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, और भी कई प्रकार के जैसे टोंगिया सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। आगे हम इस पर बताएंगे। तो ये जितने भी आपको सामने इमेज दिख रही है सारी आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम से संबंधित हैं। इसमें हम आगे देखेंगे एडवांटेज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एडवांटेज किस प्रकार से रहेंगे, इसमें क्या होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन। अब जैसे अगर हम कृषि के साथ में कुछ अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने जैसे साइड में हमने क्या लगा दिया, शूबबूल लगा दिया। शूबबूल से क्या होगा, एक तो आपको फ्यूल वाली वुड मिलेगी और आपको साथ में जो आपकी बकरी वगैरह है उनके लिए चारा उपलब्ध होगा, तो ये एक्स्ट्रा हो रहा है। और कोई भी जैसे हमने बीच आज का जो नया ट्रेंड चल रहा है, आजकल लोग बाउंड्री वॉल पे आपका शूबबूल हुआ, यूकेलिप्टस हुआ, यहाँ तक कि चंदन की भी कई वैरायटियाँ ऐसी आने लगी जिनको हम मोबाइल अपनी सारी कंट्री में उगा सकते हैं। आगे देखेंगे सप्लीमेंट फूड एंड फोडर भी हमें मिल सकता है, कुछ फूड की व्यवस्था भी हो सकती है एक्स्ट्रा, और फोडर भी, चारा भी, फोडर मीन्स चारा भी उपलब्ध हो सकता है। मीट डाइवर्स नीड्स ऑफ द पीपल, और कुछ उसकी आवश्यकताएं की पूर्ति होती है। इम्प्रूव सोयल, सोयल जो होती है उसमें भी इम्प्रूव होता है, वो फर्टाइल होती है। यूटिलाइज वेस्ट लैंड एंड डिग्रेडेशन लैंड, और हम जो जितनी भी हमारी बेकार की बंजर भूमि पड़ी हुई है उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और लोगों को कुछ एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से हम लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड करा सकते हैं। इंक्रीज फार्म इनकम, हमारा जो फार्म हाउस है उसमें कुछ इनकम भी इंक्रीज कर सकते हैं। मिनिमम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स, और कुछ क्या है कि कुछ हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो सकती है। इम्प्रूव एनवायरनमेंट, और हम अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें। जैसे आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे जैसे एनवायरनमेंट का जैसे इम्प्रूव एनवायरनमेंट, मतलब इसका कहने का मतलब है प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि आज के टाइम पे जो ग्लोबली एक समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग आपका कैसे बढ़ रहा है, जो आपकी जितनी भी ग्रीन हाउसेस गैसेस है जैसे CO2 वगैरह, NO2 वगैरह हुआ, तो इनसे बढ़ रहा है। तो इनको जो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन मतलब एब्जॉर्ब करता है, पेड़ ही तो एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो हम अपनी बाउंड्री वाल पे सारे किसान मिलजुल कर खुद मिलकर के प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि अधिक से अधिक आपका कार्बन सिंक बढ़ेगा, जिससे क्या है ग्लोबल वार्मिंग में कहीं ना कहीं हम उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। ये तो मैंने आपको बताया, उसके बेनिफिट बताए थे एग्रो फॉरेस्ट्री के, लेकिन कुछ इसके दोष भी होते हैं, क्योंकि पुराने टाइम से क्या हुआ है कि लोग एग्रो फॉरेस्ट्री को अप्लाई कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कहीं उनको कुछ उसमें कंस्टेंट या कुछ दोष देखने को मिले हों, इसलिए उन्होंने थोड़ा उनसे उनका मोह भंग हो गया है। तो उसको अभी हम थोड़ा सा बताएंगे। जैसे आपका है एन इंटीग्रेटेड फूड ट्री फार्मिंग सिस्टम वाइल एडवांटेजियस डज हैव सर्टेन नेगेटिव एक्सेप्ट। इसमें कुछ आपको नेगेटिव एक्सेप्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे सच एज एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट होते हैं, जैसे आपका स्पेस। ठीक है, स्पेस से हम कह सकते हैं, जैसे आप देखेंगे किसी जो छोटा किसान है उसके पास क्या हो रहा है कि छोटी सी जमीन उसने बगल में वो लगा लिया, क्या बोलते हैं, बगल में उसने यूकेलिप्टस लगा लिया 1 हेक्टेयर। जैसे कोई भी आगे देखेंगे, जैसे किसान है उसने क्या किया कि 1 हेक्टेयर उसके पास ज़मीन है, 1 हेक्टेयर, ठीक है, तो उसने आधे में जैसे यूकेलिप्टस लगा दिया, ठीक है।
यूकेलिप्टस ले लिया तो उसके बाद छोटी सी रेंज बची है, तो उससे उसको प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि यूकेलिप्टस तो क्या होगा, वो आपको परमानेंट थोड़ी ना इनकम देगा, वो तो एक टाइम के बाद इनकम दे पाएगा। इसलिए क्या कर सकते हैं हम कि इससे जो किसान हैं, किसान को तो क्या है कि डेली इनकम चाहिए या सीजनली इनकम चाहिए, इतना टाइम लगेगा तो उसका क्या हो, उसका मोह भंग हो रहा है। तो ये थोड़े से इसके क्या है लिमिटेशन है। और इसमें देखेंगे सनलाइट में प्रॉब्लम हुई, सनलाइट में भी होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है। और हार्वेस्ट, जैसे सनलाइट में भी कंपटीशन बढ़ जाता है, जो जैसे क्रॉप्स लगाई है या उसके बगल में ट्रीज लगाए हैं, तो सनलाइट में भी क्या होता है, उनका कंपटीशन बढ़ता है, मॉइस्चर में भी कंपटीशन रहता है, हार्वेस्ट ऑपरेशन में भी प्रॉब्लम होती है, और कुछ होस्ट टू इंसेक्ट पेस्ट। और क्या होता है जी, क्रॉप्स के बगल में जैसे अगर कोई हमने पेड़ वगैरह लगा देते हैं तो क्या होता है, उसमें बर्ड्स वगैरह होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट वो क्या होते हैं, होस्ट रहने लगते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो क्रॉप्स है उसमें क्या है, हमें नुकसान देखने को मिलता है। आगे देखेंगे कुछ सोशियो इकोनॉमिक एक्सेप्ट होते हैं, मोर लेबर इनपुट, लेबर की अधिक ज़रूरत पड़ती है। और आगे देखेंगे कुछ कंपटीशन बिटवीन फूड एंड ट्री क्रॉप्स, और जो आपका फूड होता है, ट्री क्रॉप्स होता है, उसमें कंपटीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। जैसे हम आपको बता रहे थे, अभी मैंने चर्चा की थी पीछे कि जो एक डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी PKR नायर। PKR नायर क्या है, एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था कि एक क्लासिफिकेशन दिया। ये किसने दिया, PKR। ये अपने कहाँ से थे, केरला से थे, केरला से थे। इन्होंने JB पंत यूनिवर्सिटी से एग्रोनॉमी में MSc किया था। आज भारत से मतलब अमेरिका में रहने लगे हैं। इन्होंने एक बुक दी थी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसमें पूरा बेस है, उसी में क्लासिफिकेशन दिया है इन्होंने, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन्हीं ने PK नायर साहब ने दिया है। जो जितने भी पुराने क्लासिफिकेशन दिए उनके ओवरऑल सभी को मिला जुला के जाएगा, जो आज का जो मान्यता प्राप्त क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। PK नायर ने कब दिया था, 1987 में दिया था। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कंपटीशन में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा जाता है। तो इन्होंने इसको 4 टाइप से डिवाइड किया है, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन और सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन और इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसको हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, संरचनात्मक वर्गीकरण। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर रेफर टू द कंपोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर रेफर टू कंपोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन एंड dimension of the crops. The classification agroforestry system on the basis of the nature of composition is widely recognized, and several workers have classified agroforestry system on the basis of composition. ठीक है, तो ये जो आपका बताया गया है किसके बेस पे बताया गया है, आपका कंपोजिशन के आधार पर। किसके आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर बताया जी को। अब कंपोजिशन आप कहेंगे कि एग्रोफॉरेस्ट्री में कंपोजिशन क्या है, तो एग्रोफॉरेस्ट्री में कंपोजिशन आपके होते हैं, जैसे आपने क्या लेते हैं, आप एग्रीकल्चर क्रॉप लेते हैं और ट्रीज, फॉरेस्ट क्रॉप, फॉरेस्ट ट्रीज वगैरह लेते हैं साथ में, और इसमें कुछ आपके एनिमल्स होते हैं, उनके लिए चारे की व्यवस्था भी करते हैं। तो ऐसे 3 कंपाउंड्स के तीनों घटकों को हम किस प्रकार से व्यवस्था करके हमने इस पर लागू किया, से कौन कौन से घटकों को हमने इसमें लिया है, इस प्रकार से इसको हमने कहा है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो इसको 4 प्रकार से, घटकों के आधार पर 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है, एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वीफास्चर और एग्री सिल्वीफास्चर और अदर। तो इसमें हम देखेंगे कि, तो इसमें थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्टिव आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे एग्री से क्या समझ में आया, कृषि, और सिल्वी क्या कहलाता है, आपका ट्री कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, कृषि के साथ में क्या लेते हैं, हम ट्री लेते हैं, उनको या तो हम बीच में कहीं भी, जैसे आपका फील्ड है उसके बीच में भी उसको लगा सकते हैं या साइड में लगा सकते हैं। इसके कई प्रकार के आपके एग्जाम्पल हैं जो इस प्रकार से रहेंगे। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम बताएं, एक होता है वर्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, स्थानांतरित खेती,
स्थानांतरित खेती में क्या होता है कि जो प्राचीन समय में या अभी भी चल रहा है, पूर्वी एरिया में अभी भी चलता है, और इस पर हमारी जो जितनी भी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ वगैरह आई हैं उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बाउंड भी रखे गए हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारे ट्राइबल पीपल्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, क्या करते थे पूर्वी क्षेत्र में, जैसे आपका असम हुआ, मेघालय वगैरह में, वहाँ पे क्या करते थे, खेतों को स्लैश या वर्ण मतलब जला करके और काट करके क्या करते थे, सफाई करते थे, खेती करते थे। जैसे ही वहाँ पे आपका उत्पादन 2-4 साल अच्छा होता था तो उसको करते रहते थे, और जैसे ही कम हुआ तो वो दूसरी जगह फिर से चले जाते थे। तो इसी को हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित खेती। तो इसमें क्या किया उन्होंने, कुछ आपका इस प्रकार से किया है। तो ये आपका इसमें क्या लिया है, इन्होंने क्रॉप्स को लिया है। तो ये क्या आपका घटक हो गया है, तो ये इस प्रकार से ये हुआ है। इसी में दूसरा आया है टोंगिया सिस्टम। तो टोंगिया सिस्टम क्या है, ये इसलिए लिया गया है, इसको हम टोंगिया एक बर्मीज वर्ड है, इसको टोंगिया को हम पहाड़ी खेती भी बोल सकते हैं। ये इसमें क्या हुआ है कि जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जब अधिक बढ़ने लगा तो ये जो हमारे फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री जो फॉरेस्ट्री होते हैं ब्रांडेज साहब ने क्या किया है कि यहाँ पे लोगों को क्या किया कि ऐसे अगर ये खेती करेंगे तो नुकसान होगा, या जो प्लांट्स हम इनको जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे जो प्लांट्स हम यूज कर रहे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए, वहाँ के जो पीपल्स हैं उनको क्या करें हम कि कुछ खेती क्या करें कि उनको एक एरिया उनको दे दें, वहाँ पे वो खेती भी करें, बीच बीच में उसमें हम क्या लगा दें, ट्रीज वगैरह लगा दें, और लोगों को उस पर लीज पे दे दें, या हमने जहाँ पर रेंज लैंड है वहाँ पे हमारे वन विभाग की जो ज़मीन है वहाँ पे हमने ट्री पहले से लगा रखे तो उनके बीच में वो खेती कर सकें। तो ये कहलाता है आपका टोंगिया सिस्टम। इसके अलावा भी आप देखेंगे एक और होता है इसमें एले क्रॉपिंग। ये सिर्फ हम इसके थ्रू पढ़ रहे हैं, एग्री सिल्वीकल्चर के थ्रू, जिसमें आपको एग्रीकल्चर मिलेगा और वन मिलेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग है तो उसमें वन को काट रहे हैं तो वन भी कुछ बीच बीच में छोड़ देते हैं। टोंगिया में भी यही हो रहा है। ऐसे ही एले क्रॉपिंग में क्या होता है, किसान क्या करते हैं कि फील्ड के बीच में, जैसे मैंने इमेज बताई थी, इमेज में क्या बताया था कि कुछ ट्री लगे हैं और बीच बीच में क्या है, हमने क्रॉप्स को लिया, उसमें इतनी जगह छोड़ी कि जैसे हमारे ट्रैक्टर वगैरह हैं या पिलाऊ वगैरह, हैरो वगैरह, उनको आसानी से मुड़ जाए और खेती में कोई प्रॉब्लम ना हो, इतनी जगह छोड़ करके हम उसमें हम जैसा फील्ड होता है वैसी जगह छोड़ करके हम उसको अपनाते हैं। तो एले क्रॉपिंग करते हैं। इसी में फिर आपका आ जाता है कि आगे देखेंगे हम, इसमें आपका एले क्रॉपिंग टोंगे सिस्टम हो जाता है। आगे देखेंगे इसमें देखें एले क्रॉपिंग बता ही दिया मैंने आपको। एले क्रॉपिंग मैंने बताया दिया क्या होता है। इसमें कोई भी जैसे आपका फील्ड है, इसको या तो बाउंड्री वाल पर ट्रीज को ले सकते हैं हम, ठीक है, या फिर बीच में भी हम ट्रीज को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका एले क्रॉपिंग कहलाता है। अब इसी में हम आगे देखेंगे कुछ होता है वाइंड ब्रेक। ठीक है, तो वाइंड ब्रेक क्या होता है कि जैसे हमारे जितने भी एरिड रीजन है, राजस्थान है, वहाँ पे हवाएं तेज चलती रहती हैं, खेती की ज़मीन कम होती है। अगर उसी में से अगर वाइंड अगर तेज़ी से आ जाए तो हमारी जो खेती जब पकने का टाइम होता है तो फसल गिरने का डर रहता है, जिससे हमारे उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, खेत के चारों तरफ क्या करते हैं, अपने जो फील्ड है, फील्ड के चारों तरफ जिस डायरेक्शन हवा आती है उस डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रीज को क्या करते हैं, लगाते हैं, जिससे वाइंड को क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए। इसी को कहते हैं वायु अवरुद्ध कहते हैं। तो इसको अभी तो हम नॉर्मल बता रहे हैं, इसकी एक अलग से क्लास लेंगे, जैसे वाइंड ब्रेक है, इनकी सबकी एक एक क्लास अलग से लूँगा मैं। तो इसमें रोकने के लिए कहते हैं। इसी का एक होता है, आगे होता है एक शेल्टर बेल्ट में क्या होता है, ये एक छोटे से एरिया के लिए होती है। ये आपके घर के सामने भी हो सकता है, गार्डन के सामने भी हो सकता है, छोटे से फील्ड के सामने। शेल्टर बेल्ट आपको देखेगा, जैसे आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, रूस हुआ, या दूसरी अदर कंट्री, अमेरिका हुआ, यहाँ पे क्या ठंडी हवाएं चलती हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो फील्ड की जो क्रॉप्स है उसमें ठंड के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स जाती हैं। प्रॉब्लम्स जाने के कारण क्या होता है कि उसमें जैसे हमारी फसल का ख़राब होना, कुल मिला के उसके लिए क्या है, फसल खराब होती है, जिसके कारण तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम कि शेल्टर बेल्ट लगा देते हैं। क्या करते हैं, अपने जो ट्रीज हैं उसकी कई लेयर में उसको हम लगा देते हैं, जिससे जैसे यहाँ पे हमने क्रॉप्स लगाई है, यहाँ पे जो हमने क्रॉप्स लगाई है वो बची रहे। ठीक है,
आगे हम देखेंगे, ये तो अपना हो गया क्या, एग्री सिल्वीकल्चर। आगे देखेंगे हम सिल्वी पास्चर। जैसे आपको समझ में आ रहा है, सिल्वी मीन्स क्या मैंने बताया था क्या होता है, ट्री होता है, और पास्चर मीन्स होता है तारा, चारा। चारा मतलब चारा समझते होंगे आप, जैसे अपने जितने भी एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल होते हैं, उनका मतलब फूड मटेरियल, उसको हम कहेंगे पास्चर कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि हम ऐसे रीजन में जाएंगे जहाँ पे जैसे हमने अभी बता रहे थे आपको एग्जांपल, जैसे कोई जैसे राजस्थान का एरिया है, कोई ऐसी ज़मीन है जैसे हमारा वहाँ पे खेती जो अपनी जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं होती है, वहाँ पे क्रॉप्स लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, सिर्फ ट्री लेंगे और क्या करेंगे, कुछ पास्चर वगैरह जो चारा ग्रासेस वगैरह हैं वो ले लेंगे। तो इसमें के अंतर्गत सब हम एक ही चीज़ पढ़ते हैं, वो कहलाता है प्रोटीन बैंक। प्रोटीन बैंक एक टर्म इसके अंतर्गत आता है। इसमें ऐसे चारे लेते हैं या ऐसे ट्री क्रॉप लेते हैं जो हमारे जो लाइव स्टॉक होते हैं उनके लिए प्रोटीन से रिच हों। जैसे आपका प्रोसोपिस वगैरह स्पीसीज वगैरह होती हैं, अकेसिया नीलोटिका वगैरह होता है, बबूल वगैरह होता है, ल्यूसिनिया लिकोसिफेला वगैरह होता है, शुबबुल होता है। इन सब में से क्या होता है, इनमें ये प्रोटीन रिच होते हैं और ये आसानी से हमारे उनको एनिमल्स को उपलब्ध हो सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे, इसी में आगे जाएंगे थर्ड पे, एग्री सिल्वी पास्चर। जैसे इसमें क्या किया था हमने, एग्रीकल्चर लिया था, सिल्वी लिया था, इसमें सिल्वी पास्चर लिया था। अब हमने एक साथ क्या किया, इनको साथ में ले लिया है, एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम। एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम में आपका आ जाएगा, एग्री सिल्वी पास्चर में आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा, ट्रीज आ जाएंगे और पास्चर आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे होम गार्डन। होम गार्डन का कंसेप्ट सबसे पहले आपका पूर्व में भी आया था, और जैसे हम देखें जितना भी आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, जैसे आपने यहाँ पे केरला में होम गार्डन को अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसको होम गार्डन ये क्या होता है, किसी उसके घर के पास में जो खाली ज़मीन पड़ी हुई वहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ ट्री क्रॉप्स ले लेते हैं, जैसे नारियल ले लें, जामुन ले लें, मैंगो ले लें या कटहल वगैरह ले लें, ठीक है। और उसके नीचे क्या करें, हम कुछ क्रीपर्स वगैरह ले लें या कोई हम ट्यूबर्स वगैरह ले लें और ग्रास वगैरह या चारा वगैरह ले लें। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं मल्टी लेयरिंग फार्मिंग, ठीक है ना। ये कंसेप्ट कहाँ आया था, सबसे पहले केरला में आया था, जिसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, आपका एग्री सिल्वी पास्चर के अंतर्गत। इसके अलावा इन तीन में जैसे लगभग ओवरऑल हमने सारे सिस्टम को ध्यान दिया है, लेकिन फिर भी कुछ अदर सिस्टम ऐसे वो कहीं फिट नहीं होते हैं। जैसे हम देखेंगे कि आपने देखा होगा रेशम कीट पालन, ठीक है, या एक्वा सिल्वीकल्चर, एक्वा सिल्वीकल्चर। तो एक्वा सिल्वीकल्चर में क्या होता है, जैसे कि कोई भी जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड के बगल में हम क्या करेंगे कि ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जो जिससे क्या है, ऐसे प्लांट्स को लेंगे कि जिनकी वजह से क्या है कि हमारे जो हमने वहाँ पे मछलियाँ वगैरह ली हैं उनको भी भोजन प्राप्त होता जाए, और क्या हो कि प्लांट्स भी लगे हों, साइड में लगे हों। जैसे कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया, जैसे कोई भी ऐसा एरिया है, कोस्टल एरिया है या जगह है जहाँ पे क्या है, पॉन्ड है, ठीक है। पॉन्ड के बगल में क्या करते हैं हम, कुछ प्लांट्स वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। और प्लांट्स से क्या होता है, उनकी जड़ों में क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह मिलती रहती हैं। उनकी पत्तियाँ, इसी में प्लांट से पत्तियाँ भी गिरेंगी तो पत्तियाँ डिग्रेड होंगी, तो इसको मछलियाँ वगैरह खाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जैसे एपिसियरी भी होता है, एपीकल्चर जो रेशम कीट पालन होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे एक्वा सिल्वीकल्चर भी पढ़ सकते हैं और एपिसियरी भी पढ़ सकते हैं, आगे देखेंगे हम, ठीक है। हम भी तो हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चरल बेसिस क्लासिफिकेशन। अब इसमें आगे रहेगा आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन। एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम यील्ड वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शन। दे यील्ड फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन, जूट, शुगर कैन, फोडर, फ्यूल वेड, टिम्बर, एनिमल, रबर, टी, कॉफ़ी, एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं ये सारे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सारी एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 क्लासेस इंडू अंडर। तो इनको क्या है कि हमने फंक्शनल बेसिस पर क्या किया है, हमने 2 टाइप से इसको हमने, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि किस काम के लिए इस सिस्टम को हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे प्रोडक्टिव एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम और प्रोटेक्टिव एग्रोफॉरेस्ट्री। प्रोडक्टिव में जैसे आपको समझ में आ रहा है कि जैसे हमने लिया क्या है, कॉटन के लिए ले रहे हैं, शुगर कैन, फोडर, फायरवुड, ठीक है, या टिम्बर या रबर उत्पादन, टी, कॉफ़ी। तो इन सब के लिए क्या कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन के लिए एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो उसको इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। और इसी में अगर हम देखेंगे कि अगर प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन,
प्रोटेक्टेड कहलाता है जिससे हमारी सुरक्षा हो, जैसे हमारी सॉयल का प्रोटेक्शन हो रहा है, कंजर्वेशन, सॉयल कंजर्वेशन हो रहा है, सॉयल का इरोजन रुक रहा है या वाटर का इरोजन कम हो रहा है। जैसे कोई भी प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स को हमने लगा रखा है तो ये क्या करता है, जैसे ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे हमारी क्या है क्रॉप्स वगैरह लगी हुई हैं, तो क्या होता है कि ये हमारा जैसे वाटर से अगर जैसे बारिश हुई तो पानी क्या होता है सीधे इधर गिरेगा, कुछ तो बह जाता है, कुछ क्या होता है आपका नीचे लीच कर जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो जो हमारी जो जड़ वगैरह, इससे क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी है उसकी पोरोसिटी बनी रहती है, जिससे इस नमी बनी रहती है, हमारी जो सॉयल है उसका स्ट्रक्चर बना रहता है, इसकी पत्तियां गिरने से हमारी सॉयल का जो फर्टिलिटी भी बनी रहती है। साथ में क्या होता है कुछ वाटर जो बहता है जिससे सॉयल इरोजन है उसको भी रोका जा सकता है ट्रीज के वगैरह के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वाटर जैसे जल है, जल के द्वारा जो आपका इरोजन हो रहा है उसको भी रोका जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आगे प्रोडक्टिव में आपका क्या हो जाता है, जैसे कॉटन, शुगर कैन, फोडर, फायरवुड, टिम्बर, ये इतनी चीज़ों को लेना क्या करता है आपका प्रोडक्टिव एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम। और प्रोटेक्टिव एग्रो सिस्टम कहलाता है जिससे क्या है कि हम सुरक्षा कर सकें। सुरक्षा किसकी हो रही, आपकी सोयल की हो रही है और वाटर की भी हो रही है। आगे देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। जैसे समझ में आ रहा है हमें आर्थिक और सामाजिक रूप से जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक। इसमें क्या है कि आपका कंसिडरेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन में इंक्लूड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मैनेजमेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ईटीसी। इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया में बी मोर रिवेलेंट ऑफ क्लासिफाइंग एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम ऑन एन इकोनॉमिक बेसिस। एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में भी क्लासिफाइड इनटू, इसको 3 टाइप से आपका सोशियो इकोनॉमिक के आधार पर 3 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। एक है सब्सिस्टेंस सिस्टम, एक है कॉमर्शियल सिस्टम, एक है इंटरमीडिएट सिस्टम। तो सब्सिस्टेंस क्या कहलाता है, जैसे इसका मतलब होता है कि हम इसमें ऐसे सिस्टम को अप्लाई करते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री के कि जिससे हमारी जो छोटे छोटे किसान जो पुराने समय से खेती करते चले आ रहे हैं उनको इससे मतलब नहीं होता था कि हम ये इतना ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें वो क्या करते थे सिर्फ अपने खर्चे के लिए, छोटी ज़रूरतों के लिए उसकी खेती करते। जैसे उन्हें पहले गैस वगैरह तो चलता नहीं था, तो जो हमें ईंधन के लिए जो लकड़ी चाहिए तो इन्हीं से पूर्ति होती थी, या एग्रीकल्चर करने के लिए इक्विपमेंट के लिए, औजारों के लिए जो लकड़ी की जरूरत पड़ती थी, इसी से जरूरत पूरी होती थी। तो उसके लिए क्या कहते हैं ये सब्सिस्टेंस सिस्टम अपनाते थे, मतलब छोटे रूप में इसके मतलब बाउंड्री वाल पे 2-4 पेड़ ही लगाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, सब्सिस्टेंस के बाद कुछ इंटरमीडिएट, ये बाद में बताएंगे, इंटरमीडिएट सिस्टम क्या कहलाता है। मतलब फिर क्या हुआ कि कुछ फार्मर्स क्या करते हैं कि कुछ ज़्यादा लगाते हैं, वो अपनी फैमिली की ज़रूरतें, जैसे किसी को छोटी छोटी ज़रूरतें चाहिए, जैसे आपको गाड़ी की ज़रूरत है उससे पूर्ति हो रही, जैसे उन्होंने बगल में क्या किया कि गुआवा लगा दिया, या क्या लगा दिया उन्होंने यूकेलिप्टस लगा दिया, या शीशम लगा दिया, या सागौन वगैरह लगा दिया बाउंड्री वॉल पर। तो उससे क्या है कि कुछ समय बाद उनको क्या है कुछ वो प्राप्त होगा। जैसे आजकल चल रहा है कि आपका इंटरमीडिएट में जैसे चल रहा है तराई रीजन में पॉपुलर एक प्लांट होता है जिसका प्लाईवुड हुआ, कागज उद्योग हुआ, ठीक है, माचिस की तीली वगैरह हुआ, मतलब इस उद्योग में क्या है उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है, तो उसका भी तराई रीजन में उपयोग किया जा रहा है। आगे इसमें और क्या रहेगा, कॉमर्शियल का आप देखें, कॉमर्शियल ये रहेगा जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि आपका जैसे रबर उत्पादन करना है, ठीक है, रबर उत्पादन करना है, ऑयल पाम वगैरह हुआ, मतलब जो आपका कॉमर्शियल रूप से आपका कॉन्टेक्ट सीधा किससे हो जाए, आपका सीधा कॉन्टेक्ट हो जाए कोई बिजनेसमैन से हो जाए, वो आप जो ट्री क्रॉप ले रहे हैं क्रॉप्स के साथ में, वो क्या है बिजनेस के पर्पज। जैसे गुजरात में एक चल रहा है, जैसे मोदी सरकार ने क्या किया है कि जितने भी फर्टिलाइज होते हैं वो नीम कोटेड होते हैं। तो जब नीम कोटेड रहें तो नीम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, नीम के सीड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इतने सीड के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ये फील्ड में तैयार करना, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि ये सारी चीज़ें आई हैं। आगे देखेंगे, लास्ट है इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस रिलेटेड टू कल्टीवेशन एंड ग्रोथ ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट। द कल्टीवेशन एंड ग्रोथ ऑफ different species plant depend mainly upon climate, soil,
फिजियोग्राफी, नेचुरल मेडिसिन। इनका कहने का मतलब इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, नेचुरली जो जहाँ पे उगते हैं उसमें कौन कौन से आपकी स्पीसीज होती हैं, किस पे डिपेंड करती है, वहाँ पे क्लाइमेट के ऊपर, सॉइल के ऊपर, फिजियोग्राफी और नेचुरल वेजिटेशन। द एग्रोफॉरेस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इकोलॉजिकल पैरामीटर आल्सो। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम द बेसिस ऑफ क्लाइमेट में भी, मतलब क्लाइमेट के आधार पर क्या होता है, इसको भी 4 प्रकार से डिवाइड किया गया, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और क्या हुआ है आपका सब अल्पाइन एंड अल्पाइन। तो ट्रॉपिकल रीजन होता है जैसे केरला वगैरह है, वहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज, जैसे आपका ल्यूसिनिया लिकोसिफेला, शुभबेउल आपका सभी जगह लिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे किस प्रकार की स्पीसीज है, जैसे आपका मैंगो भी ले लेते हैं और कटहल वगैरह हुआ, या आपका गिलरिसिडिया सीपियम भी होता है, एक प्लांट होता है आपका जो प्रोटीन रिच होता है, उसको भी हम ले लेते हैं। सब ट्रॉपिकल में ही लगभग एक जैसा रहता है। फिर क्या होता है, टेम्परेट होता है, टेम्परेट में भी ये चीज़ें ली जाती हैं। टेम्परेट में भी कुछ ट्रीज वगैरह जैसे फाइनस रॉक्स बरबगाई वगैरह, ल्यूसिनिया लिकोसिफेला वगैरह, कुछ आपका टेम्परेट में कुछ एरिड रीजन भी आपका उसके नेचुरल हिस्सा आ जाता है। एरिड में हम जैसे आपका प्रोसोपेस वगैरह, अकेशिया नीलोटिका वगैरह, ये स्पीसीज होती हैं यहाँ के लिए सूटेबल होती हैं। और सब अल्पाइन एंड अल्पाइन, सब अल्पाइन कहलाता है आपका जैसे हिमालय रीजन है जहाँ पे बर्फबारी वगैरह होती है, तो वहाँ पे क्या है कॉर्निफस जो आपके ट्रीज होते हैं उनको लेते हैं, कुछ रोडेंड्रॉन वगैरह होते हैं, स्पीसीज होती हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि ये मैंने ओवरऑल आपको बताया है कि आपका जो एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम होता है इसको 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है आपका, जैसे स्ट्रक्चरल बेस पे, फंक्शनल बेस पर और सोशियो इकोनॉमिक और इकोलॉजी बेस पर। तो इनको हमने क्रम से इनको बताया है आगे। और इसमें एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है कि पुराने समय पे हम इसको जरूर यूज करते हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ है कि जैसे ही अपने यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आई, हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति में एक जादू सा नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि जो उस टाइम की जिन्होंने हरित क्रांति स्वामीनाथन जी ने शुरुआत की थी, तो उन्होंने क्या किया था कि जो फार्मर्स हैं उनके साइड में जितने भी ट्रीज लगे उनको कटवा दिया था। अब ट्रीज, सीधी सी बात है कि अगर ट्रीज कटेंगे तो हमारा जो एरिया है वो बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इससे भी प्रॉब्लम गई है। और क्या है कि कई चीज़ हमें देखने को मिलती हैं कि ट्रीज लगाने से क्या होता है, एक तो एलिलोपैथी का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे नॉर्मल भी आप देख सकते हैं एलिलोपैथी क्या कहलाता है, जैसे यूकेलिप्टस होता है। यूकेलिप्टस को अगर हम अपने गेहूं के खेत में बगल में लगा देते तो आप देखते हैं कि यूकेलिप्टस के जितना पे भी उनके पत्ते गिरते हैं वहाँ पे आपको क्रॉप्स वगैरह बिल्कुल मुरझाई सी, मरी हुई सी, या उनका जर्मिनेशन ही नहीं होता है। ये क्या होता है, क्योंकि कुछ क्या करते हैं, इसकी जो जड़ होती है या इसके जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, अवघटित होकर, टूट कर, विघटित होकर के क्या कहते हैं, एक एलिलोकेमिकल्स को क्या कहते हैं, स्रावित करते हैं, जिसके वजह से ये क्या होता है हमारे लिए, क्रॉप्स के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। लेकिन इन सब से अगर देखा जाए तो एग्रोफॉरेस्ट्री बेस्ट है, मैं यही कहूँगा इसको अपनाएं। और एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए अपनाने में क्या है कि कुछ सावधानियाँ रखें। जैसे अगर हम ट्रीज लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे ट्रीज का चयन करें कि जो क्या है कि हमारे लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है ना। जैसे आपका ल्यूसिनिया लिकोसिफेला, जिससे आपको कुछ इक्विपमेंट के लिए लकड़ी हुआ, फ्यूल बोर्ड वगैरह मिलता रहेगा। जैसे टेक्टोना ग्रांडिस वगैरह हुआ, चंदन, आजकल सेंटिलम अल्बम वगैरह भी चल रहा है। और क्या है कि इसकी कुछ टेंडिंग ऑपरेशन होते हैं, समय समय पर इनके कटाई, छटाई, क्लीनिंग वगैरह करते रहें। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे तराई क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे वहाँ पे जैसे आपका पश्चिमी यूपी है, वहाँ पे क्या करते हैं किसान क्या करते हैं कि जो खेती लेते हैं उसमें क्या करते हैं कि बीच बीच में क्या लगाते हैं, पॉपुलर। क्या लगाते हैं, एक पॉपुलर क्या होता है, एक ट्री होता है जो आपका प्लाईवुड, कागज उद्योग में क्या इसका अधिक इम्पोर्टेंस है, उसको लेते हैं। उसका लेने के पीछे रीजन क्या रहता है उनका, क्या होता है, पॉपुलर क्या होता है कि आपका जैसे हमने क्रॉप्स लगाई, हम कब लगाते हैं, गेहूँ हमने लगाया तो कब लगाते हैं, गेहूँ को लेते हैं हम नवंबर दिसंबर में इसको लेते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, पॉपुलर की जितनी भी लीव्स हैं वो क्या उनकी फेलिंग हो जाती हैं या लिटर हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो क्या होता है कि वो जब
पत्तियां सारी गिर जाएंगी तो क्या होगा, जो सनलाइट आ रही है प्रॉपर क्रॉप्स को मिलेगी, तो एक जो आपका लाइट का जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाएगा। और क्या होगा, और जैसे ही हमारी जो क्रॉप्स है ये हार्वेस्टिंग पर आती हैं, जैसे ही मड़ाई वगैरह कहते हैं हार्वेस्टिंग उसको हम के लिए जब आती है, या इसको जब हम खेतों से निकालते हैं गेहूं को, उस टाइम पे क्या होता है, पॉपुलर क्या होता है, पॉपुलर में पत्तियां आना शुरू होती हैं। तो इससे हम कह सकते हैं इसमें कंपटीशन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम किसको लेते हैं, पॉपुलर। तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में हम ये कह सकते हैं कि हम जो आज का टाइम चल रहा है कि इसमें क्या कर सकते हैं कि हम ऐसी स्पीसीज का चयन करें कि जो हमारी क्रॉप्स के लिए भी बेनिफिट हो, ठीक है ना, और एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट हो। तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें ध्यान दें, समय समय पर उनका हम टेंडिंग प्रूनिंग करें, या हमारे ये वृक्ष हैं या जैसे ट्री है, ये ट्री को क्या करें, जैसे क्या होता है ट्री क्या करता है कि इसकी जैसे ये रूट सिस्टम है, ये सरफेस में आगे की ओर क्या हो रहा है ओरिएंटली बढ़ता चला जाए, तो इसमें क्या करें, बगल से हम कुछ गहरी नाली को खोद सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो इनका रूट सिस्टम है वो साइड में नहीं जाएगा, सीधा गहराई में जाएगा। तो ये हमारा जो साइड का जो वाटर है या न्यूट्रेंट है इसको ग्रहण नहीं करेंगे, नीचे का करेंगे, और हमारी जो क्रॉप्स है उसको पर्याप्त मात्रा में वाटर और न्यूट्रेंट के प्रोवाइड होता रहेगा। तो ये क्या होता है, कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनको हम अपना करके एक अच्छी तरह से उनका हम प्रोडक्शन ले सकते हैं और फार्मर्स की आय को दोगुना कर सकते हैं। थैंक यू।